गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 18 नवंबर 2020 है, दिन है वेंसडे। दिन की शुरुआत करेंगे जॉर्ज बर्नार्ड शो के एक कोट के साथ। प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज एंड दोज हु कैन नॉट चेंज देयर माइंड्स कैन नॉट चेंज एनीथिंग। अगर आप आपकी खुद की सोच को नहीं बदल सकते तो आप कुछ भी नहीं बदल सकते। आपको जो भी प्रोग्रेस अचीव करना है, ये आज की आपकी जो सोच है वो जब आप चेंज करेंगे, जो नकारात्मक बातें आपका दिमाग आपको कह रहा है उसको आपको यस आई कैन में डेवलप करना होगा। यस आई कैन। इसके साथ डियर फ्रेंड्स, अगर आप सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए एक डेडिकेटेड स्मार्ट कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। 30 नवंबर तक ईएमआई की ऑफर भी अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। आज हमारे टेबल के ऊपर है 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। शॉट इन द आर्म, ये वैक्सीन के ऊपर है। फ्रेजाइल सीज फायर, ये अर्मेनिया अजरबैजान के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। इंडिया यूएसए, और लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल फॉल्ट लाइंस को देखेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु में जो गवर्नर साहब हैं और राजीव गांधी साहब के असैसिनेशन या फिर उनकी जो हत्या में जो दोषी हैं तो उनको माफ़ करने का जो एक केस चल रहा है उसके साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो डियर फ्रेंड्स, शॉट इन द आर्म, ये पहला। आज के सारे आर्टिकल्स जो हैं ये द हिंदू न्यूज़पेपर में से हैं। ओके, शॉट इन द आर्म, फाइजर और मॉडर्ना, ये दो ऐसी कंपनीज हैं, दोनों की वैक्सीन्स जो हैं उसके रिजल्ट 90% से भी ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही गुड न्यूज़ है, एज वी ऑल नो, राइट। Pfizer and Moderna announced promising results from their ongoing phase 3 trial of a potential COVID-19 vaccine. Vaccine is being declared as 94.5% effective. 90% plus effectiveness। और यूएसए का जो एफडीए है, एफडीए कहता है कि अगर आपकी मेडिसिन या फिर वैक्सीन 50% से ज़्यादा इफेक्टिव है तो उसको एक ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। तो यहाँ पर 90% से ज़्यादा इफेक्टिव रही है ये मेडिसिन, तो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। दूसरी चीज़ कि ऑफ कोर्स जब ज़्यादा लोगों को टेस्ट किया जाएगा, यहाँ पर कुछ 30,000 जितने लोगों के ऊपर इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया तो 90% प्लस रिजल्ट मिला है। जब और ज़्यादा लोगों को टेस्ट किया जाएगा तो हो सकता है कि ये 90% जो है ये थोड़ा ड्रॉप हो जाए, लेट्स से 70 हो जाए, 65 हो जाए, बट दैट्स फाइन, क्योंकि जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं, दूसरी वैक्सीन्स जो अवेलेबल हैं अलग अलग डिजीज़ के लिए, तो 50% से ज़्यादा इफेक्टिव हैं तो उसको ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। The results were announced as a company news release and not in a scientific journal, implying that a review by independent experts is pending. ये जो रिज़ल्ट सामने आया है 94.5% या फिर 90% प्लस वाला रिज़ल्ट, तो ये किसी साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश नहीं किया है। ये तो कंपनी ने खुद ने अपने जो कंपनी के न्यूज़ होते हैं, कंपनी के न्यूज़ रिलीज़ में ये अनाउंसमेंट किया है। तो साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश होना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसको कहते हैं पीयर रिव्यू। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू में ये होता है कि जब आप कोई नई रिसर्च करते हैं, कोई इन्वेंशन करते हैं, कोई इनोवेशन करते हैं, तो आपके ही फील्ड के लोग जो हैं, आपका जो फॉर्मूला है, आपने जो चीज़ डिज़ाइन की है उसको खुद डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आपका जो क्लेम है ये सही है या गलत। अगर सही है तो पीयर रिव्यू मीन्स लेट्स से कि कोई यूनिवर्सिटी ने कोई चीज़ डेवलप की, कोई थियरी डेवलप की, तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ या फिर उसी फील्ड में काम करने वाली कंपनीज़, उसी फील्ड के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी उस चीज़ को ट्राई करेंगे और कहेंगे कि नहीं, आपकी थियरी जो है वो सच है। तो जब ऐसे साइंटिफिक जर्नल में ऐसे रिजल्ट सामने आएंगे तो इसका मतलब ये है कि दूसरे जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं कि या फिर आप कह सकते हैं कि इसका पीयर रिव्यू हो चुका है। अब ये दोनों जो वैक्सीन्स हैं, ये दोनों कैंडिडेट्स जो हैं फाइज़र और मॉडर्ना, इनकी ख़ास बात यह है कि ये mRNA क्लास ऑफ वैक्सीन है।
अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको समझाया था कि व्हाट इज़ mRNA। तो बताइए कि mRNA की खासियत क्या होती है। अगर किसी वैक्सीन ने mRNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है तो व्हाट डज इट मीन, उसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता ही है। कमेंट सेक्शन में आंसर को पोस्ट करना है आपको। ओके, दो इम्पोर्टेंट पॉजिटिव चीज़ें हैं अगर कोई वैक्सीन mRNA क्लास है तो फर्स्ट इज़ दैट नो फिजिकल पार्ट ऑफ वायरस इज इंट्रोड्यूस्ड रिड्यूसिंग द ऑड्स ऑफ एडवर्स रिएक्शन। कि कोई वायरस का जो फिजिकल पार्ट है वो बॉडी में इंजेक्ट नहीं किया जाता है, इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, तो जो एडवर्स रिएक्शंस के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, isn't it? दूसरी चीज़, the number of doses can be quickly scaled up as they do not need mammalian cells। आपको किसी भी प्राणी जो हैं, किसी भी एनिमल के, मैमल के सेल में से किसी चीज़ को डेवलप नहीं करना है। डोजेस को डेवलप करने के लिए आपको मेमेलियन सेल्स नहीं चाहिए। तो क्योंकि आपको एनिमल सेल्स की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द एक बहुत ही स्पीडी तरीके से आप ज़्यादा डोजेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये दो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं mRNA क्लास ऑफ वैक्सीन के लिए। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो पहला नेगेटिव पॉइंट जो है वो ये है कि कभी भी आज तक इसको कॉमर्शियली प्रोड्यूस नहीं किया गया है, तो वी डोंट नो हाउ वायबल इट विल बी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इसको स्टोर करने के लिए आपको सब ज़ीरो रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज़ चाहिए, जो दुनिया के हर एक देशों के पास नहीं है। मॉडर्ना जो है, ये वैक्सीन जो फाइज़र वैक्सीन के कंपैरिजन में अगर आप मॉडर्ना को देखें तो मॉडर्ना का क्लेम ये है कि उनकी दवाई जो है, उनकी वैक्सीन जो है, ये 30 डेज़ तक सर्वाइव कर सकती हैं। रेफ्रिजरेटर जो है उसमें ये 30 डेज़ तक, और नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ये 12 आवर्स यानी कि हाफ डे तक ये सर्वाइव कर सकती हैं। तो ये काफ़ी एक प्रॉमिसिंग इसकी वैलिडिटी है या फिर इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो काफ़ी अच्छी है। अगर रेफ्रिजरेटर में ये 30 डेज सर्वाइव कर सकती है तो दैट इज़ गोइंग टू बी ईजी, राइट। ये ईजी हो जाएगा दुनिया के अलग अलग देशों तक इसको पहुंचाना। इंडिया डज नॉट स्टैंड टू डायरेक्टली एंड इमीडिएटली गेन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम मॉडर्ना। मॉडर्ना वैक्सीन के डेवलपमेंट से भारत को कोई डायरेक्ट ऐसा कोई ख़ास लाभ नहीं होगा, और जब तक ये पीयर रिव्यू ख़त्म होगा उससे पहले तो बहुत सारे कैंडिडेट्स, हमारे देश का भी एक कैंडिडेट है, बताइए उसका नाम क्या है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू। तो हमारे देश का जो वैक्सीन कैंडिडेट है वो भी तब तक क्लियर हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन की शुरुआत हो सकती है, और दूसरे भी ऐसे वैक्सीन हैं, फॉर एग्जांपल स्पुतनिक 5 जो रशिया का है, तो वो भी यहाँ पर डेवलप, यहाँ पर भारत में प्रोड्यूस करने की बात है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाएंगे। तो मॉडर्ना वैक्सीन का इतना कोई ख़ास लाभ भारत, लेकिन जितनी भी वैक्सीन्स ये थर्ड फेज़ को क्लियर करती हैं, पीयर रिव्यू उसका हो जाता है, और जो प्रोडक्शन लाइन तक पहुंच जाती हैं, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक विन विन न्यूज़ है फॉर श्योर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, फ्रेजाइल सीज फायर। नागोर्नो काराबाख एक एरिया का नाम है, तो मैं इसको आज कहूँगा NK, राइट। जब मैं NK कहूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट नागोर्नो काराबाख एरिया। कहाँ पर है ये एरिया? रेगुलर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले की बात है जब हमने इस एरिया को ऑब्जर्व किया था। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ देश हैं, एज यू कैन सी दिस इज टर्की हियर, राइट। ये है अर्मेनिया, ओके। ये हैं अज़रबैजान नाम का देश जिसका कैपिटल है बाकू, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डार्क कलर में, डार्क ग्रीन कलर में जो एरिया है, इस एरिया का नाम है NK। अब इसकी एक हिस्ट्री है, पहले सोवियत यूनियन के ये सारे देश थे, और USSR जब टूट गया तो उसके बाद अलग अलग देश हो गए, तो इनके बीच में झगड़ा भी हुआ। तो अर्मेनिया और अज़रबैजान ऐसे ही देश हैं जो NK रीजन को लेकर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। और कुछ टाइम पहले, कुछ हफ्तों पहले की बात है, जब कुछ महीनों पहले की बात है, जब दोनों देशों के बीच में कुछ तनाव हमें देखने को मिला, और फाइनली यहाँ पर युद्ध हुआ। 6 हफ्ते तक, यानी कि 1.5 महीने तक यहाँ पर युद्ध चला, और फाइनली रशिया ने इंटरवीन किया और दोनों देशों के बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन
हो चुका है, यानी कि फिलहाल युद्ध जो है उसका अंत हो चुका है या फिर एक विराम यहाँ पर अचीव कर लिया है। पता नहीं कब फिर से यहाँ पर ऐसा इश्यू हो सकता है। और आज का जो हमारा ये आर्टिकल है, जो डिस्कशन है, वो इसी बात के ऊपर है कि ये जो सीज फायर है ये फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल यानी कि बहुत ही वीक है, कभी भी यहाँ पर फिर से तनाव की सिचुएशन हो सकती है। अब लेट सितंबर तक ये जो एनके रीजन है उसका ज़्यादातर पोर्शन जो है ये अर्मेनिया के द्वारा या फिर उनके जो प्रॉक्सीज हैं वो इसको कंट्रोल करते थे। अर्मेनिया यानी कि ये वाला देश। ओके, यहाँ पर एक छोटी सी हिस्ट्री ये है कि ये जो रीजन है उसमें ज़्यादातर अर्मेनिया के लोग रहते थे, लेकिन ये रीजन जो है वो अज़रबैजान का था। लेकिन फिर 90s में, अर्ली 90s में यहाँ पर युद्ध हुआ और ज़्यादातर एरिया जो है वो कंट्रोल कर लिया अर्मेनिया ने। और फिर से इसको, ये एक बहुत ही टची इश्यू है दोनों देशों के बीच में, जस्ट लाइक इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसकी जैसी सिचुएशन है कि जैसे ये पोर्शन हमारा है लेकिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर कब्जा ले लिया है। सेम थिंग हैपेंड विद अजरबैजान एज वेल। यहाँ पर मैं किसी की ये दोनों देश जो हैं, दोनों देशों के साथ भारत के रीजनेबली अच्छे रिलेशन है, तो यहाँ पर हम किसी भी एक देश की तरफदारी या फिर हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द रियलिटी। तो 1990s में जैसे मैंने आपको बताया कि वॉर की शुरुआत हुई और 1994 में सीज़ फायर हुआ, लेकिन वो सीज़ फायर भी जो हैं वो उतना ही फ्रेजाइल रहा। टेंशन्स जो हैं दोनों देशों के बीच में काफ़ी चलते रहे। और जब ये अभी सितंबर में जब ये युद्ध की शुरुआत हुई उस टाइम पर जो मिस्टर एलियेव हैं, एलियेव का उनका फुल, ये अज़रबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं इल्हाम एलियेव, तो इल्हाम एलियेव साहब ने ये बताया कि ये पूरा एनके रीजन जो है वो कैप्चर कर लेंगे। और इस युद्ध में टर्की ने अज़रबैजान की काफ़ी मदद की है। हुआ ये कि जब ये सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन हुआ, फिलहाल जब सीज़ फायर हो गया, तो एनके का ज़्यादातर पोर्शन जो है वो अब अर्मेनिया के हाथ में नहीं है, अब अज़रबैजान के हाथ में आ चुका है। और यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक जगह है जिसका नाम है शुशा। तो शुशा जो है ये भी अब अज़रबैजान के कंट्रोल में आ चुका है। तो 1991 से 1994 में जो युद्ध हुआ उस टाइम पर अर्मेनिया की जीत हुई थी। इस बार आप क्लियरली कह सकते हैं कि अज़रबैजान की जीत हुई है। और अर्मेनिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं निकोल पाशिन्यान, तो वहाँ पर अब पॉलिटिकल इश्यूज चलने लगे हैं। वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया। प्रेसिडेंट जो है अर्मेनिया के, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर निकोल को ये बताया कि आप रेजिग्नेशन दे दीजिए। और वहाँ पर उनका विरोध भी हुआ है कि आपने क्यों ये जगह जाने दी, क्यों इसको युद्ध को इस प्रकार से हम हार चुके हैं। और ये इस पॉलिटिकल इंटरनल पॉलिटिकल इश्यू, पॉलिटिकल क्राइसिस की सिचुएशन जो है वो अर्मेनिया में स्टार्ट हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया कि टर्की ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया था अज़रबैजान को, और रशिया और अर्मेनिया के बीच में एक प्रकार का सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, लेकिन फिर भी रशिया जो है वो यहाँ पर न्यूट्रल रहा। रशिया ने अर्मेनिया को सपोर्ट नहीं किया और ये एक अच्छी बात हुई। अगर ऐसा होता तो होता ये कि अज़रबैजान और अर्मेनिया साइड में रह जाते, टर्की और रशिया के बीच में युद्ध की सिचुएशन हो जाती। दूसरी जो एक चीज़ है वो ये है, एज वी ऑल नो कि रशिया एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर है, डिफेंस में बहुत आगे हैं। और पूरी युद्ध की हिस्ट्री उनकी देख लीजिए, पूरी वैसे जनरल हिस्ट्री देख लीजिए। यूएसए के सामने एक लंबे टाइम से यूएसए वर्सेस रशिया टाइप सिचुएशन हमें बरसों से नज़र आ रही है, दशकों से नज़र आती है। तो वी कैन क्लियरली से कि रशिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग देश है। अब प्रश्न ये है कि अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग देश हैं, जनरली होता ये है कि अगर कोई बहुत ही पावरफुल कंट्री है तो वो कंट्री अपने इर्द गिर्द कभी भी युद्ध जैसी सिचुएशन होने नहीं देगा। अगर दो देशों के बीच में कोई वॉर लाइक सिचुएशन है तो पावरफुल कंट्री इंटरवीन करके कह देगा कि आपको युद्ध नहीं करना है, हम यहाँ पर हैं, जो भी आपके इश्यूज हैं हम आपको सॉल्व करने में मदद करेंगे, बट युद्ध आप नहीं करेंगे। और ऐसे पावरफुल कंट्री का वेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सीज फायर हो गया, ये एक रशिया का इन्फ्लुएंस यहाँ पर है वो इंडिकेट करता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर युद्ध हो गया
इसका मतलब ये है कि रशिया का जो यहाँ पर क्लाउड, यानी कि रशिया की जो इस रीजन के ऊपर जो एक पकड़ थी, वो कहीं ना कहीं वीक हुई है। अगर रशिया की इतनी अच्छी पकड़ होती तो फिर अज़रबैजान कभी भी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता, और टर्की भी कभी हिम्मत नहीं करता अज़रबैजान को सपोर्ट करने के लिए। तो फिलहाल सिचुएशन क्या है? अज़रबैजान जीत चुका है, आर्मेनिया इंजर्ड है, या फिर आप कह सकते हैं घायल हो चुका है, रशिया कॉशियस है, और टर्की बन चुका है बहुत ही एम्बिशियस। राइट, ये सिचुएशन यहाँ की हो चुकी है। और अब टर्की यहाँ पर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा है, तो दैट इज़ द थिंग, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि अब फिर से बाकी का जो एरिया, जो एनके वाला रीजन जो फ़िलहाल आर्मेनिया के कंट्रोल में है, तो इसको और ज़्यादा अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा सकती है अज़रबैजान के द्वारा। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि इन दोनों देशों के बीच में एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम डियर फ्रेंड्स। ये थर्ड टॉपिक है आज। हम बात करने वाले हैं यूएसए और इंडिया के बारे में। ऑफ कोर्स यूएसए और इंडिया के बारे में हमने कितने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, इज़न्ट इट? तो आज भी हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि डियर फ्रेंड्स कुछ नई चीज़ है आज। राइट, रेगुलर जो डिफेंस और बेका और डेमोक्रेसीज हैं, फिर हमारे लोग जो वहाँ पर रहते हैं, एनआरआईज, उनका इन्फ्लुएंस क्या है, फिर बहुत सारी आई कैन गो ऑन एंड ऑन। यूनाइटेड नेशंस में दोनों देशों को एक 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 दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कॉमन हैं, क्वाड के मेंबर हैं, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, देयर आर सो मेनी थिंग्स। एनीवे, एज वी नो कि जो बाइडन की विक्ट्री हुई और जो बाइडन ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की यूरोप के बहुत सारे लीडर्स के साथ, और मीडिया को उन्होंने ये बताया कि आई एम लेटिंग देम नो दैट अमेरिका इज बैक, वी आर गोइंग टू बी बैक इन द गेम। इसका मतलब ये है कि मिस्टर ट्रंप के टाइम पर जो एक टर्बुलेंस था, राइट, जो एक डिस्टर्बेंस उन्होंने क्रिएट किया था। आई विल गिव यू जस्ट वन एग्जांपल। यूएसए को ग्लोबल पुलिस कहा जाता है, इज़न्ट इट? कि कहीं पर भी अगर इश्यू है तो फिर यूएसए जो है वो पहुंच जाएगा और यूएसए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इट्स लाइक ए ग्लोबल पुलिस, यूएसए ने हमेशा से एक ऐसा रोल प्ले किया है। अब नेटो के बारे में आपको पता है, और यूएसएसआर और कोल्ड वॉर के बारे में आपको पता है। तो ये जो अभी हम बात कर रहे थे टर्की और ये सारे देशों के बारे में, टर्की एंड दिस रीजन हियर, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे देश हैं। अब आप देखिए, टर्की से थोड़े आप इस तरफ जाएंगे तो यूरोप की शुरुआत हो जाएगी। तो यहाँ पर रशिया का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए यूएसए ने बहुत सारे देशों में डिफेंस सेटअप किया है। फॉर एग्जांपल जर्मनी जो है वो यूएसए का एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है। अब मिस्टर ट्रंप के टाइम पर उन्होंने क्या कहा, और जर्मनी का जो मिलिट्री बेस है यूएसए का, वो इतना बड़ा है कि वहाँ से पूरा अफ्रीका जो है, अफ्रीका पूरा एक कॉन्टिनेंट है, तो उस कॉन्टिनेंट में जो भी आपको एयर सपोर्ट प्रोवाइड करना है, नेवल सपोर्ट प्रोवाइड कर, वॉट एवर इट इज़, वो सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो जर्मनी से ऑपरेट होती हैं। तो इतना बड़ा हेड क्वार्टर है जर्मनी में यूएसए का, मिलिट्री बेस है। अब मिस्टर ट्रंप के टाइम पर उन्होंने ये बताया कि ये मिलिट्री बेस जो है वो हम शिफ्ट कर देंगे या फिर बंद कर देंगे, क्योंकि जर्मनी आप पैसे पे नहीं करते हैं, ये मिस्टर ट्रंप ने बताया। तो ये आप सोचिए कि एक देश में आपका इतना बड़ा डिफेंस सेटअप है और आप बताते हैं कि आप उसको बंद कर देंगे, तो दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कितने डिस्टर्ब, और छोटे छोटे कितने सारे देश थे जो यूएसए की टीम में थे, ये नेटो अम्ब्रेला में थे, तो उनके पास भी पैसे मांगना और बहुत सारे ऐसे डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो क्रिएट हुए हैं। तो एनीवे, इन शॉर्ट, मिस्टर ट्रंप ने बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट किए थे, लेकिन अब जो बाइडेन ने ये कहा है कि जो पहले अमेरिका जैसा था वैसा ही अमेरिका वापस आ जाएगा। यानी कि मिस्टर ट्रंप से पहले का जो अमेरिका था, जो दुनिया के अलग अलग देशों की मदद करता था, तो फॉरेन पॉलिसी की बात करें, डिप्लोमेसी की बात करें, तो ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड पैटर्न्स जो हैं उसको फिर से वापस लेकर आएंगे मिस्टर बाइडेन। तो एक ज़्यादा काम, एक ज़्यादा शांत और एक ज़्यादा प्रेडिक्टेबल अमेरिकन पॉलिसी और पोस्चर मिस्टर बाइडेन लेकर आएंगे। तो ये दुनिया के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है।
आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा कि व्हाट अबाउट चाइना। बहुत सारे लोग मेरे भी कुछ मेरे फ्रेंड्स और पूछ रहे थे कि व्हाट अबाउट चाइना, क्या चाइना को रोकेंगे? यस, चाइना को रोकेंगे। ट्रंप जिस एग्रेसिवनेस से चाइना को रोक रहे थे उस एग्रेसिवनेस से नहीं, लेकिन डिप्लोमेटिक स्टाइल से, एक सोबर डिप्लोमेटिक तरीके से ऑफ कोर्स बाइडेन जो हैं वो चाइना को रोकेंगे। ये मेरी आज तक अभी तक की एक समझ है। व्हाट न्यू दिल्ली कैन एक्सपेक्ट, भारत क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? सिविल एंड ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स, इसके ऊपर जोर दिया जाएगा, राइट। इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। ये पॉइंट जो है फिलहाल आप अपने दिमाग में रखिए। आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर दिस बिट फर्दर। पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एलिट्स जो हैं वो मानते हैं कि भारत और अमेरिका के जो रिलेशनशिप हैं वो और ज़्यादा, खास करके डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के रिलेशनशिप जो हैं वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। और ख़ास करके चाइना ने जिस प्रकार से LAC के ऊपर बिहेवियर अपना डेमोन्स्ट्रेट किया है, तो इंडिया और अमेरिका डिफेंस टाइज काफ़ी नज़दीक आ गई हैं। और आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स भी हमने साइन किया है, क्वाड के भी हम मेंबर हैं। तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। बायलैटरल ट्रेड और इमिग्रेशन इश्यू जो है वो भी ज़्यादा पॉजिटिव एरिया में या फिर पॉजिटिव जोन में जाएगा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बायलैटरल ट्रेड को एनहेंस करेंगे, इंप्रूव करेंगे। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि मिस्टर ट्रंप जो है वो हमेशा ट्रेड डेफिसिट के ऊपर फोकस्ड रहते थे, लेकिन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भले ही ज़्यादा होता था लेकिन वो हमेशा ट्रेड डेफिसिट को लेकर ही दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है, तो एक देश ने एक देश को ज़्यादा सामान बेचा तो उस पर्टिकुलर कि भाई आप इंडिया अमेरिका को ज़्यादा सामान बेच रहा है और हमसे आप कम चीज़ें खरीद रहे हैं तो ये नहीं चलेगा, ऐसा मिस्टर ट्रंप का बिहेवियर था। लेकिन आपने कितना इन्वेस्टमेंट भारत में किया है, भारत की कितनी सारी कंपनीज़ ने USA में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए। तो आई एम श्योर ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले जैसा होता था वैसा ही हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर डेमोक्रेट्स जो हैं यानी कि बाइडेन की जो पार्टी है वो हमेशा इंडिया को एक डेवलपिंग देशों के लिए एक रोल मॉडल कहती है कि डेवलपिंग देशों को भारत की डेमोक्रेसी को फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके, अब सिक्योरिटी की बात करें तो देखिए जो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट बताया, ये सिविल एंड ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ह्यूमन राइट्स और इन सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा अटेंशन पे नहीं करता था। सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्पेयर्स को ज़्यादा फोकस किया जाता था। और जम्मू एंड कश्मीर में जो आर्टिकल 370 को हमने हटा दिया भारत सरकार ने, और जो दूसरे NRC और CAA की बात है, तो इनका विरोध जो है वो USA के कुछ डेमोक्रेट पार्टी है उनके कुछ MPs ने किया था। और ट्रंप का कहना यह था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, कि अगर वो भारत कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करता है तो वो उनका खुद का एक एक अधिकार है, वो उनके खुद का एक डोमेस्टिक टॉपिक है जिसमें हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। तो डेमोक्रेट के एक लीडर हैं जिनका नाम है मिस जयपाल, इंडियन ओरिजिन के हैं जयपाल, और मिस जयपाल जो हैं उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी कि जम्मू एंड कश्मीर और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। तो हमारे S जयशंकर साहब की एक मुलाकात उनके साथ होने वाली थी, लेकिन S जयशंकर साहब ने बता दिया कि मैं उनके साथ बातचीत नहीं करूंगा, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मीटिंग हर, क्योंकि भारत के ख़िलाफ़ वो जो उन्होंने एक एक आवाज़ उठाई और भारत के डिसीजन के ख़िलाफ़ उनका जो एक मानना था। और ऑफ कोर्स उनका एक बायस्ड है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही क्लीन है, ऐसा नहीं है कि वो लोग जो कह रहे हैं वो सच है और भारत यहाँ पर गलत है। बहुत सारे USA के ऐसे डिसीजंस होते हैं जो भारत को समझ में नहीं आते, दुनिया को समझ में नहीं आते, लेकिन फिर भी वो लेते हैं, तो वो उनके डोमेस्टिक डिसीजंस हैं। तो भारत के ऊपर भी उनका कोई अधिकार नहीं है कि भारत की सरकार अगर प्रॉपर पार्लियामेंट जो हमारी हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए अगर हम डिसीजंस ले रहे हैं तो फिर आप भी हमारे डिसीजंस के ऊपर इंटरफियर नहीं कर सकते। हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सेक्युलरिज्म जो है वो ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर रायोट्स हो रही हैं और माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको मारा जा रहा है, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें भारत के बारे में USA में बहुत सारी ऐसे ग्रुप्स हैं, लॉबिंग ग्रुप्स हैं जो कहते रहते हैं
लेकिन आप एक लॉजिकल चीज़ सोचिए, देखिए न्यूज़ मीडिया ये सारी चीज़ों में ऐसी बहुत सारी बातें आपको पढ़ने को मिलती होंगी, ख़ास करके सोशल मीडिया में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप कुछ ऐसे पेजेस हैं जिनको फॉलो करने लगे तो आप एंटी हिंदू या फिर एंटी मुस्लिम या फिर एंटी क्रिश्चियन या फिर एंटी रिलीजियन हो जाएंगे। ऐसे पेजेस भी हैं, ऐसे वीडियोस भी अवेलेबल हैं। लेकिन आप कॉमन सेंस, कल मैंने जो आपको प्रश्न पूछा था उसी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके पूछिए अपने आप को कि दुनिया की 18% पॉपुलेशन किसी देश में रह रही है, क्या हर रोज़ हमारे देश में रायोट लाइक सिचुएशन होती है? क्या हर रोज़ हमारे देश में मस्जिदों को, फिर चर्चेस को या फिर मंदिरों को या फिर अलग अलग जो भी ऐसे धर्म के स्थान हैं, क्या उनको तोड़ा जा रहा है एवरी सिंगल डे अलग अलग जगहों पर? क्या लाखों करोड़ों लोगों की हत्या होती है यहाँ पर और कोई भी कुछ नहीं करता? ऐसा है? नो। थोड़ी चीज़ें हमारे यहाँ पर स्लो हैं, जुडिशरी, पुलिस और इन सारी चीज़ों में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे देश के लोग जो हैं वो सेक्युलर नहीं है। हमारे देश में किसी भी रिलीजियन का व्यक्ति रहता है वो सेक्युलर ही है। ज़्यादातर लोग, 99% लोग हमारे यहाँ पर सेक्युलर हैं। तो ये चीज़ है, राइट। तो ये वासुदैव कुटुंबकम जो है, ये बीजेपी, आरएसएस, बीएचपी इनका नहीं है, ये पूरे देश का है। ये है इसीलिए हमारा देश है। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि ये हमेशा से हमारे कल्चर का पार्ट रहा है और इट्स नॉट जस्ट हिंदुइज्म का पार्ट रहा है। हिंदुइज्म के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि व्हाट इज़ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म का मतलब ये है कि ये जो सब कॉन्टिनेंट है, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो एक रहने का तरीका है, तो उसमें धर्म, आप किसी भी धर्म को फॉलो क्यों ना करें, बट वे ऑफ लिविंग जो है दैट इज़ हिंदुइज्म एंड दैट इज़ वासुदैव कुटुंबकम। तो ये बातें जो डेमोक्रेट्स भी कह रहे हैं, दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। मूविंग ऑन, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉल्ट लाइन्स। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित साहब जो हैं, उनको एक डिसीजन लेना है। उस डिसीजन को उन्होंने विथहोल्ड किया है, यानी कि उन्होंने कोई खास डिसीजन इस चीज़ के ऊपर नहीं लिया है, वो अपने पास ही रखा है। इट्स अबाउट दिस एजी पेरारीवालन, जो राजीव गांधी साहब के असैसिनेशन, उनकी हत्या में जो 7 प्रिजनर्स हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक पार्डन, जो एक माफ़ी कहते हैं, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं माफ़ी के लिए। अब सितंबर 2018 की बात है कि सुप्रीम कोर्ट हैड ऑब्जर्व्ड व्हाइल हियरिंग ए कनेक्टेड रिट पिटिशन दैट गवर्नर शुड टेक ए डिसीजन। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर को इसके बारे में डिसीजन लेना चाहिए। तो तमिलनाडु के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि ये 7 प्रिजनर्स जो हैं उनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन गवर्नर साहब ने इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया है। 1981 की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जज वाली बेंच ने मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 केस में यह कहा था कि जो आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसमें ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर खुद, पे अटेंशन हियर, कि प्रेसिडेंट और गवर्नर खुद तय करें, उनको जो सही लगे वो सही है, ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये सोच रही है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर अगर ये कहते हैं कि इस व्यक्ति को माफ़ कर दीजिए, इस व्यक्ति को छोड़ दीजिए, तो प्रेसिडेंट को उनको छोड़ देना पड़ेगा। सेम थिंग गोज़ विथ गवर्नर। अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर गवर्नर को ये सलाह देते हैं कि आप इनको माफ़ कर दीजिए, तो उनको करना पड़ेगा। ऐसा 5 जज वाली बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कह दिया है। तो यहाँ पर तमिलनाडु के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने इनको रिहा करने के फेवर में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है और गवर्नर साहब जो हैं वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब यह है, जजिंग बाय दिस 1981 केस, यही चीज़ साबित होती है कि यहाँ पर जुडिशियल इंटरवेंशन की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ कि स्पीकर्स के साथ भी ऐसा होता था कि स्पीकर्स जो हैं वो ये सोचते थे कि क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, तो उनको किसी भी जुडिशरी को भी आंसर देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बारे में भी एपेक्स कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दिया था कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज जो हैं, अगर उनके कोई ऐसा डिसीजन है
तो फिर उनके ऊपर जुडिशियल स्क्रूटिनी हो सकती है। तो ऐसा एक केस हुआ था, केस हम मेघा चंद्र सिंह केस, जिसमें जुडिशियल डायरेक्शन ये दी गई कि स्पीकर जो हैं उनको कहा गया था कि आप 4 हफ्तों के अंदर एक डिसीजन ले लीजिए। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि मई 2021, आज से लगभग लेट्स से 6 महीनों के अंदर वहाँ पर इलेक्शंस होंगे। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन्स वहाँ की सरकार, वहाँ पर इलेक्शंस होंगे। तो एक नई असेंबली आएगी, एक नई सरकार आ सकती है, या फिर यही सरकार रिपीट हो, वी डोंट नो येट, क्योंकि इलेक्शंस अभी बाकी हैं। लेकिन उससे पहले इस चीज़ को, गवर्नर को इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिसीजन ले लेना चाहिए, वरना फिर दैट विल बी नॉट राइट कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने तय किया और इसका फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। ये है कुछ न्यूज़ आइटम्स। आप आराम से पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इन न्यूज़ आइटम्स को देख लीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें डियर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।